नमस्कार दोस्तों। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज फरवरी 2020 में जो दंगे हुए उसके आरोपी उमर खालिद की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया। यह फैसला हाई कोर्ट ने जिस तरीके से दिया है और जो कुछ कहा है वह आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और उस तरीके से ही पहुंचना चाहिए जिस अंदाज में कोर्ट ने उसको रखा है। इसलिए मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़े हुए हैं। आशीष, जमानत अर्जी खारिज तो हो गई लेकिन कोर्ट ने जो कुछ कहा है एक बार दर्शकों में चाहता हूं कि आप बताएं कि वर्जन कोर्ट का क्या है। देखिए राणा जी, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की जो रेगुलर जमानत अर्जी थी उसको खारिज करते हुए जो टिप्पणियां की हैं वो टिप्पणियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि उमर खालिद के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रथम दृष्टया वो चार्जेस सही प्रतीत होते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद की भूमिका शुरुआत से अंत तक, यानी जब दिल्ली राइट्स हुए थे उसके अंत तक दिखती है। 2019 से फरवरी 2022 यानी जब दिल्ली में दंगे हुए उस समय जो दंगे किए गए वो एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये बात कही है, जो डिटेल ऑर्डर पास किया है उसमें ये दिल्ली हाईकोर्ट ने बात कही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि जब ये राइट्स हुए उसके बाद इस मामले में जो दूसरे को एक्यूज हैं यानी जो सह आरोपी हैं उनके साथ उमर खालिद की जो बातचीत है वो लगातार जारी रही। इस बाबत दिल्ली पुलिस की तरफ से जो सीडीआर यानी जो कॉल रिकॉर्डिंग एविडेंस जो अदालत में पेश की गई थी उस पर कोर्ट ने अपना सहमति जताई। कोर्ट ने यह कहा कि सीडीआर से यह बात साबित होती है कि ये लगातार टच में था। तीसरी अहम बात, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कई गवाहों ने यह कहा कि एनआरसी और सीएए का जब प्रदर्शन हुआ था उस समय उमर खालिद बहुत ज्यादा सक्रिय रहा है। चौथी अहम बात, अमरावती में जिस बात का जिक्र बार बार उमर खालिद की तरफ से कहा जा रहा था कि अमरावती के जिस भाषण का जिक्र दिल्ली पुलिस ने अपने आरोप पत्र में किया है वो भाषण अहिंसक था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं माना। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अमरावती में जो उमर खालिद ने भाषण दिया था उस भाषण में भी उसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो उस समय भारत आ रहे थे उनका जिक्र किया था। इतना ही नहीं, जितनी भी मीटिंग्स हुई, जितने भी प्रदर्शन हुए, उन हर प्रदर्शन में उमर खालिद जो था वो एक कॉमन नाम था। कोर्ट, चूंकि उमर खालिद की तरफ से यह दलील दी गई थी राणा जी, और जिसमें यह कहा गया था कि उमर खालिद ने तो कभी पत्थर नहीं उठाया, उमर खालिद ने तो कोई बोतल नहीं उठाई, उमर खालिद ने तो दंगों में कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं नजर आया। हाईकोर्ट ने इसका भी जिक्र अपने फैसले में किया और यह कहा कि आप भले ही सामने ना हो, हाईकोर्ट के फैसले का कहने का मतलब यह था, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप में भी रहना आपका प्रत्यक्ष करार देता है, क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई, जो पूरे राइट्स हुए, वो पूरा एक सुनियोजित साजिश थी और उसी का हिस्सा था। राणा जी, मैं पिछले 20 सालों से दिल्ली में रह रहा हूं, मैंने दिल्ली को बनते देखा था, लेकिन 2020 में जो दिल्ली राइट्स को मैंने कवर किया उसमें पहली बार मैंने दिल्ली को जलते देखा था। ये आशीष, जिस दिल्ली दंगे की बात कर रहे हैं फरवरी 2020 का मामला है, उसमें 53 लोगों की जान गई थी, 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और आईपीसी कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। उसके वकील ने कई बार यह दलील दी थी कि 700 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई थी इन दंगों के सिलसिले में, लेकिन कहीं भी पहले उमर खालिद नहीं था, इसलिए वो इसमें कहीं शामिल नहीं है। कोर्ट कह रहा है कि इस आदमी को जमानत देने का कोई ग्राउंड बनता ही नहीं, प्राइमा फेसी यह आदमी शामिल दिखता है, बैठकों में शरीक है, ये जो लोग उसके आरोपी हैं उन लोगों के साथ इसकी बातचीत चल रही है। अब आप ये बताइए कि ये आदमी वही है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा माना जाता रहा है। आपको यह भी याद होगा कि 2016 में फरवरी में जेएनयू में एक नारा लगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और उस गैंग का मुखिया यही उमर खालिद था जो 2020 के दिल्ली दंगों का भी आरोपी है और जिसकी जमानत अर्जी को खारिज किया है कोर्ट ने। अभी आशीष ने अमरावती का जिक्र किया, अमरावती के भाषण को लेकर आशीष, मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार जब मुझे लगता है मई का महीना होगा, जब हाईकोर्ट ने कहा था उमर खालिद के वकील से कि क्या आपको लगता नहीं कि ये इसका भाषण जो है ना भड़काऊ है, लोगों को भड़काता है। अमरावती के भाषण को आप सुनिए, उसमें कश्मीर में मुसलमानों का उत्पीड़न का जिक्र होता है, सीए एनआरसी के हवाले से मुसलमानों को भड़काने की बात करता है ये।
यह आदमी जिसके बारे में यह कहा जाता रहा कि यूएपीए के तहत ला करके इसको जानबूझ करके पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन के तहत इसको इस दायरे में लाया गया, आरोप के दायरे में लाया गया है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज कोर्ट कहता है कि नहीं, यह आदमी शामिल है। आशीष, कोर्ट का ये जो ऑब्जर्वेशन है, उमर खालिद या शर्जिल इमाम वो भी एक आदमी है जो आरोपी है इसी दंगे के सिलसिले में, और बाकी लोग भी हैं। आगे आपको इस आदमी की दिल्ली दंगों में भूमिका और अदालत के भीतर इसके केस के कमजोर होने को के लिहाज से किस तरीके से आप इस केस को देखना चाहते हैं? देखिए राणा जी, अगर दिल्ली हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन की बात करें तो जो ऑब्जर्वेशन थे वो बेहद ज्यादा तल्ख है, और वो ऑब्जर्वेशन ये बताते हैं कि उमर खालिद की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, और प्रथम दृष्टया दिल्ली हाईकोर्ट जो है वो उसे सही मानता है। सबसे अहम बात यह है राणा जी कि अगर आज दिल्ली हाईकोर्ट उमर खालिद को जमानत दे देता तो जो शर्जिल इमाम है, जो इस मामले में मुख्य आरोपी है, आरोपी नंबर 2 उमर खालिद को बनाया गया है, तो इन सभी के जमानत पर बाहर आने का एक जो रास्ता है वो खुल जाता। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट अपने फैसले में क्या कहता है कि यूएपीए की जो धाराएं लगाई गई हैं शर्जिल इमाम के ऊपर, माफ करिएगा, जो उमर खालिद के ऊपर, वो धाराएं बिल्कुल सही है और उन धाराओं के तहत फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट का यह प्राइमा फेसाई व्यू है, प्रथम दृष्टया व्यू जिसे अदालत के लीगल टर्म में कहा जाता है। लेकिन यह व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि बार बार जो एक गैंग है जो उमर खालिद का बचाव करता आ रहा है, वो बार बार यही कहते हैं कि उमर खालिद को फंसाया गया। लेकिन हाईकोर्ट की इस तरफ टिप्पणी के बाद, इस ऑब्जर्वेशन के बाद बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि उमर खालिद जो है इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन आने के बाद, निचली अदालत के ऑब्जर्वेशन आने के बाद उम्मीद बेहद कम है कि उससे सर्वोच्च अदालत से भी आने वाले समय में राहत मिल सकती है। ये आशीष बता रहे हैं उमर खालिद के दिल्ली दंगों में भूमिका के बारे में। इस देश में एक तबका है जो मानता है कि ये लिबरल अप्रोच के लोग हैं और हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में आदमी के बोलने और सोचने की जो आज़ादी है, जो उसका फंडामेंटल राइट है, उस राइट के तहत ही ये लोग इस देश में रहते हैं। इनका भी सम्मान किया जाना चाहिए, इनका भी एहतराम होना चाहिए। आप ये बताइए कि जेएनयू में 2016 में जो बैठक बुलाई जा रही थी, किसके लिए? अफजल गुरु संसद पर हमला करने के आरोप में आदमी कन्विक्टेड हुआ। उस अफजल गुरु की याद में मकबूल भट्ट, JKLF जैसे आतंकवादी संगठन का जो फाउंडर था, उस मकबूल भट्ट की याद में आप एक शाम रख रहे हैं जिसको खारिज किया गया, जिसके बाद प्रोटेस्ट चला था और आपने देखा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगा था। ऐसे लोगों को जो नायक मानते हैं, जिनके लिए मकबूल भट्ट जैसा आदमी, अफजल गुरु जैसा आदमी नायक है, उसकी याद में शाम रखी जाती है, कन्हैया जैसे लोग उनके साथ दिखते हैं, शामिल रहते हैं। इन लोगों को इस देश में बोलने की आज़ादी का जो अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, उसके तहत छूट दी जानी चाहिए। ये लिबरल अप्रोच के लोग हैं, इनकी भी जगह होनी चाहिए। अब कैसे कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट जिस आदमी के बारे में कहता है कि नहीं, इस आदमी को जमानत नहीं दी जा सकती है, और आशीष ने जितनी भी बातें कही हैं आप उसी से समझ सकते हैं कि दिल्ली दंगों में यह आदमी उमर खालिद जिसका नाम है किस तरीके से शामिल रहा। सीधे नहीं आशीष, ये एक चीज मैं चलते चलते आपसे पूछना चाहूंगा। कोर्ट कहता है कि सीधे तौर पे आप कहते हैं कि शामिल नहीं है, लेकिन जो आदमी कॉन्स्पिरेटर होता है, मास्टरमाइंड होता है, वो शामिल रहे नहीं रहे, वो तो बहुत कुछ कर सकता है। तो क्या कोर्ट कहीं ये मानता है? आपने बहुत सही बात कही, और यही बात तो अदालत कह रहा है कि आप भले ही प्रत्यक्ष तौर पर ना रहो, लेकिन जिस तरह से आपने पूरे इस घटना को अंजाम दिया, अदालत क्या कह रहे हैं अपने आदेश में कि 2019 से लेकर फरवरी 2022 तक जो मीटिंग्स की गई, यानी जो अलग अलग हिस्सों में जो मीटिंग्स की गई, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में जो मीटिंग्स की गई, उसी का तो परिणाम था दिल्ली में जो दंगे हुए। अदालत यह भी कहता है, चाहे अगर हम बात करें शाहीन बाग की, चाहे हम बात करें सीलमपुर की, हर जगह तो उमर खालिद मौजूद रहता है। जेएनयू का एक ग्रुप होता है, एक खास समुदाय का, उस समुदाय के ग्रुप में उमर खालिद रहता है, वो ऑपरेट करता है, वो हर चीजों को गाइड करता है और हर चीजों को बारीकी से नजर रखता है। इतना ही नहीं, जब दंगे हो जाते हैं उसके बाद भी इस मामले में जो दूसरे आरोपी हैं उनके साथ लगातार उसकी बातचीत रहती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि शुरुआत कहां से, जो प्रदर्शन पहले अहिंसक रहा है उसकी शुरुआत कहां से? सबसे पहले शुरुआत की गई रोड को ब्लॉक करने के बाद। रोड को ब्लॉक किया गया और उसके बाद ईंटें, पत्थर, पेट्रोल बम, इन सबका इस्तेमाल किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसीलिए कहा कि ये सब जो सारी साजिशें की गई हैं,
वो एक सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा करती है, और यही कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष बात करने के लिए और दिल्ली हाई कोर्ट की राय लोगों के बीच में रखने के लिए। और उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो लोग लिबरल अप्रोच के अपने आप को कहते हैं और उमर खालिद जैसे लोगों की हिमायत करते हैं। यह साफ सुथरा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष।